Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing बेस्ट प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। ठीक है, इस वीडियो में आज मैं आपको न्यू क्रिटिसिज्म में हेल्प करने वाली हूँ डियर फ्रेंड्स। न्यू क्रिटिसिज्म होता क्या है, न्यू क्रिटिसिज्म में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, न्यू क्रिटिसिज्म के कौन कौन से राइटर्स और उनके टेक्स्ट यूजीसी नेट में पूछे जा सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। लिटरेरी थ्योरी है ये आपकी न्यू क्रिटिसिज्म। लिटरेरी थ्योरी आपको याद रखना पड़ेगा। पहले हमने देखा रशियन फॉर्मलिज्म को, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू क्रिटिसिज्म को। देखिए, जितने क्रिटिसिज्म से एक वर्ड आता है क्रिटिक, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिक? क्रिटिक इज समवन हु इज कमेंटिंग अपॉन अ पीस ऑफ लिटरेचर। ठीक है, कोई भी आपका लिटरेचर का पीस है, उस पर कोई कमेंट कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? लिटरेरी क्रिटिक, है ना। चौसर जो है वो आर्नल्ड जो है, चौसर के बारे में क्या कहते हैं? ही लैक्स हाई सीरियसनेस। ठीक है, अब हाई सीरियसनेस यहाँ पे जो टर्म है वो इसलिए यूज हुई गई है क्योंकि चौसर ने कहीं ना कहीं अपने पर्सनल इमोशंस दिखाए हैं वर्क में। लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड किसकी बात करते हैं? अ विक्टोरियन पोएट। ही टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो आप बहुत सारे वर्क्स देखेंगे रशियन फॉर्मलिज्म में भी, और न्यू क्रिटिसिज्म एक ही बात कहता है, ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस करता है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कोई भी पर्सनल इमोशंस नहीं आएंगे। दूसरा जो आपको करेक्टरिस्टिक याद रखना है न्यू क्रिटिसिज्म का, इट टॉक्स अबाउट क्लोज रीडिंग। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, जब टीएस इलियट ने हैमलेट को बहुत ध्यान से देखा तो उसको फेलियर ही बोल दिया ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, प्रॉब्लम्स ऑफ हैमलेट में, सॉरी, प्रॉब्लम्स ऑफ हैमलेट में फेलियर बोला। क्यों बोला? ऐसा बोला कि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव तो है ही नहीं, सीन्स एक दूसरे से रिलेट ही नहीं हो रहे, हैमलेट की अच्छे से प्रॉब्लम को डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे, इनएक्सप्लिकेबल है हैमलेट की प्रॉब्लम। तो जब भी आप ऐसे देखेंगे क्रिटिक्स जो है दूसरों के टेक्स्ट को पढ़ के अपनी एक राय देते हैं, और मैथ्यू आर्नल्ड जैसे और टीएस इलियट जैसे जो बोलते हैं कि आप अपने इमोशंस को टेक्स्ट में मत लाओ। जब आपके टीएस इलियट बात करते हैं थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी की, टीएस इलियट क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट में, हु गेव द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी? दिस इज गिवन बाय टीएस इलियट। ये किस में दिया था उन्होंने? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हर बार यूजीसी नेट पूछता ही पूछता है, तो आप बहुत ध्यान से देखना। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ईयर अगर आपको याद होए तो अच्छा, 1919। ठीक है, अब क्या होता है, टीएस इलियट कहते हैं जब भी आप किसी वर्क को क्रिएट करो उसमें आप अपने इमोशंस मत डालो। न्यू क्रिटिसिज्म वाले भी कह रहे हैं, जब आप किसी वर्क को पढ़ रहे हो, सपोज ये आपने शेक्सपियर का वर्क है, आप ये पढ़ रहे हो, आप ये मत देखकर पढ़ो डियर स्टूडेंट्स कि ये शेक्सपियर का वर्क है। आप ये देख के पढ़ो इसमें लिखा क्या है, क्लोज रीडिंग करो, बिटवीन द लाइंस जाओ। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, आप अपने इमोशंस को साइड में रखते हैं, आप अपनी बायोग्राफिकल डिटेल्स को इवन इग्नोर करते हैं, ऑथर की बायोग्राफिकल डिटेल्स को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी इग्नोर करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रशियन फॉर्मलिज्म में एज वेल एज न्यू क्रिटिसिज्म में। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट पूछ सकते हैं, वेरियस राइटर्स जो आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जैसे एक आपके आई रिचर्ड्स हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इन्होंने क्या दिया था, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को कुछ वर्क दे दिया था, पोएम्स दे दी थी, और फिर उनकी क्लोज रीडिंग करवाई थी बिना किसी ऑथर को बताए। ठीक है, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट में पूछ सकते हैं किसने किया, तो नाम याद रखना पर्सन का, आए रिचर्ड्स, आए रिचर्ड्स। देन वी हैव who coined the term new criticism for the first time? J.E. स्प्रिंगम करके एक आपके पर्सन है। देन 2 years लेटर जॉन क्रो रैंसम आए थे, जॉन क्रो रैंसम ने ये टर्म दी थी, जॉन क्रो रैंसम। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे ऑथर को इग्नोर किया जाता है, अभी तक हमने जो देखा, लेट्स रिवाइज इट, इग्नोर किया जाता है ऑथर को।
मैथ्यू आर्नल्ड एंड इलियट जैसे लोगों ने ही न्यू क्रिटिसिज्म को इंस्पायर किया, बिकॉज दे टॉक अबाउट क्लोज रीडिंग। आप इसमें खुद को इमेजिन करिए, मैं आपको एक टेक्स्ट दे रही हूँ शेक्सपियर का, या सोचिए मैं आपको एक टेक्स्ट दे रही हूँ हेनरी फील्डिंग का। अब आप उस वर्क को पढ़ के आपको ये नहीं बताइए हेनरी फील्डिंग, मैं उसका फर्स्ट पेज फाड़ रही हूँ जैसे आई रिचर्ड्स ने किया था, स्टार्टिंग का नहीं बताया था कि ये किसने लिखा, पर आपको पता लग जा रहा है कि अच्छा हेनरी फील्डिंग ऐसा लिखते थे, तो कहीं ना कहीं ये उनका वर्क हो सकता है, पर फिर भी एज अ क्रिटिक आपको हेनरी फील्डिंग का ध्यान में रख के नहीं लिखना। ठीक है। मैथ्यू आर्नल्ड भी यही बताते हैं द रोल ऑफ अ क्रिटिक में, कि आप हिस्टोरिकल फैलेसी मत करो। हिस्टोरिकल फैलेसी मतलब आप हिस्ट्री पे मत जाओ। मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो टू फैलेसीज बताते हैं अपने ऐसे रोल ऑफ अ क्रिटिक में, ये भी क्वेश्चन हर बार आता है। एक तो बताते हैं हिस्टोरिकल फैलेसी, एक बताते हैं पर्सनल फैलेसी। ना बायोग्राफिकल डिटेल्स देखो, ना हिस्ट्री पे जाओ, तभी हम कहते हैं मैथ्यू आर्नल्ड एंड टी एस इलियट आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू क्रिटिक्स, कहीं ना कहीं, है ना। चलिए, और जो क्वेश्चंस आपसे यूजीसी नेट पूछ सकते हैं लिटरेरी थ्योरी से रिलेटेड, विलियम एम्पसन के वर्क्स हर बार आते हैं। सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी है इनका वर्क। एम्बिग्यूटी क्या होता है? कंफ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्शन, पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। देन वी हैव सम वर्जन ऑफ पेस्टोरल, एक इनका है। तो कैसे याद रखोगे? सन थे, सन, सेवन सन थे, रूरल एरिया में गए, पेस्टोरल, है ना। मिल्टन्स गॉड है एक इनका, मिल्टन्स गॉड। जो मिल्टन्स गॉड वर्क है, अच्छा, सेवन सन थे, रूरल एरिया में गए, मिल्टन के गॉड को ढूंढने गए, सिंपल याद हो जाएगा। अब चीज आपको क्या याद रखनी है, जो विलियम एम्पसन है, जब उन्होंने सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी ये वर्क लिखा, तो उन्होंने बताया किस तरीके से टेक्स्ट में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, चाहे एलिगरी है, चाहे एंटीथीसिस है, चाहे मेटाफर के थ्रू। और मिल्टन्स गॉड का क्या थीम है डियर फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रखना। मिल्टन्स गॉड का थीम है अटैकिंग क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को ये क्या कर रहे थे? अटैक कर रहे थे। क्लैश बताया है ह्यूमन डिजायर के बीच और सेटन के बीच। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। फिर हम आगे पढ़ेंगे। एम्बिग्यूटी यहाँ पे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस को बताता है। मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कैसे? जैसे जॉर्ज ऑरवेल है, उन्होंने एलिगरी लिखी है ना, तो ये भी एक एंटीग्यूटी है। किस तरीके से एनिमल फार्म में वो एनिमल को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं रशियन लीडर्स से, है ना। तो जब हम बुक को पढ़ते हैं तो बहुत सारे इवन ऑथर के माइंड में भी डिवीजन आता है, वो भी एक एम्बिग्युइटी है, और उस एम्बिग्युइटी को क्या कहा जाता है? ये पीवाईक्यू था, पोएटिक एम्बिवेलेंस। क्या कहा जाता है? जैसे मैं लिख रही हूँ कोई किताब और मेरे ही दिमाग में कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, पोएटिक एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस मीन्स मिक्स्ड फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है। उसके बाद यूजीसी नेट में और कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं? आई रिचार्ड्स, आई रिचार्ड्स प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हर बार पूछते हैं। 1929 में एक इनका वर्क आया था। ये बिल्कुल वैसा ही है, राइटर्स और उनके वर्क देखने और थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है लिटरेरी थ्योरी में। बहुत बच्चे डरते हैं इससे, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। देन वी हैव प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। हेलो बोलोगे बच्चों को? हेलो कर दो। ही इज माई कजन। हेलो। हेलो। चलिए, जाइए अब। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, आई रिचार्ड्स। ठीक है। फिर इसके बाद फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग, फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग। आपको पता है यूजीसी नेट में मेरा एक फ्रेंड है नादी, तो मैंने उससे यही क्वेश्चन पूछा पेपर से पहले और पेपर में ही आ गया। तो देखिए आप, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। कैसे याद रखोगे? सॉफ्टी से याद रखो। कैसे याद रखोगे? सॉफ्टी। तो पांच चार मीनिंग कौन से थे? सॉफ्टी। सॉफ्टी मतलब एस से सेंस है, ठीक है। एफ से क्या है? फीलिंग है, ठीक है। जब आपको सेंस होती है फीलिंग, देन टोन। एंड आई से क्या है? इंटेंशन। ठीक है, इसको मैं लिख भी देती हूँ। सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन।
सेंस क्या होता है, आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। तो मीनिंग को ना वो चार तरीके से आए रिचर्ड्स बताते हैं कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। सेंस आपका फीलिंग क्या, आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। टोन मतलब एटीट्यूड टुवर्ड्स लिसनर क्या है। इंटेंशन मतलब पर्पस क्या है। ठीक है, इंटेंशन मतलब पर्पस, सेंस मतलब क्या आपका टेक्स्ट कन्वे करना चाह रहा है, फीलिंग इज एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, एंड टोन मीन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द लिसनर। ठीक है, देन वो टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज बताया है आई रिचर्ड्स ने। क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट में, डियर फ्रेंड्स, हु गेव द कॉन्सेप्ट, हु गेव दिस हु wrote this essay, टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज इन्होंने लिखा था। और इसमें इन्होंने कौन सी टू यूजेस बताई हैं। एक तो है आपकी साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड सेकंड है इमोटिव। देखिए नाम से ही आपको पता लग रहा है, जब हम साइंटिफिक की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, फैक्ट्स की। क्योंकि जब साइंस आता है तो इमोशंस नहीं आता, जब साइंस आता है तो इमोशंस नहीं आता। जैसे फैक्ट है ये ट्रू या फिर फॉल्स, लेकिन जब हम इमोटिव है, इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पोइट्री फॉर एग्जाम्पल इसकी बात कर रहे हैं। पोइट्री में क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। रीडर्स को भी जब हम कोई पोइट्री सुनते हैं हमारे अंदर इमोशंस आ जाते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट राइटर न्यू क्रिटिसिज्म में इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, देखिए एक बार रिवाइज कर ले आई रिचर्ड्स को। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक इनका वर्क है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग है, सॉफ्टी आई रिच पर्सन था तो सॉफ्टी लेकर आया बहुत सारे बच्चों के लिए, सेंस फीलिंग टोन इंटेंशन। ठीक है, टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज दी, साइंटिफिक, और नेक्स्ट इज इमोटिव। शाबाश, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हमारे राइटर है क्लींथ ब्रूक। क्या है, क्लींथ ब्रूक्स। इनके कौन कौन से वर्क है, द वेल रोट ऑन, कहाँ से लिया गया टाइटल, ऑन कहाँ पे है बताओ, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न बाय जॉन कीट्स, स्टडीज इन स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखो ये क्लींथ ब्रूक्स स्ट्रक्चरलिज्म में भी हम इनको देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री। देन क्लीन ब्रुक्स का है आपका अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। तो कंटेंट भी आ गया। देखो न्यू क्रिटिसिज्म इज टॉकिंग अबाउट फॉर्म प्लस कंटेंट, रशियन फॉर्मलिज्म इज टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर्म। सिंपल। न्यू क्रिटिसिज्म केम इन अमेरिका, यूएसए, रशियन फॉर्मलिज्म केम इन रशिया। सिंपल। और क्या याद रखोगे, न्यू क्रिटिसिज्म कॉन्सेप्ट्स आर क्लोज रीडिंग, रशियन फॉर्मलिज्म कॉन्सेप्ट आर डीफेमिलराइजेशन, लिटरेरीनेस। इसको देखने के लिए रशियन फॉर्मलिज्म वाली वीडियो देखना। ठीक है, ऐसी चीजों को लिंक करके पढ़ो, कनेक्ट करके पढ़ो। जितना कनेक्ट करोगे ना हमारा माइंड उतने अच्छे से रिटेन करेगा। यूजीसी नेट में रिटेन रिटेन करना बहुत जरूरी है, माइंड में रिटेंशन पावर होनी चाहिए। और वो कैसे आएगी, मैजिक से नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से आएगी। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री लिखा क्लींथ ब्रूक्स ने। मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन एक इनका वर्क है। तो पहले तो इन्होंने पोएट्री को समझा, ऐसे याद कर लो, और फिर मॉडर्न पोएट्री लिख दी, है ना। शाबाश। मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन। लैंग्वेज एंड पैराडॉक्स एक इनका वर्क है, लैंग्वेज एंड पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स वही आपका जैसे विलियम एम्सन ने बताया था, स्ट्रक्चर है ना। देन उसके बाद कीट्स, अगर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बोले तो क्या बताओगे, टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज। आई रिचर्ड्स कौन कौन सी थी, साइंटिफिक और इमोटिव। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बोले तो आई रिचर्ड्स। सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी पूछे तो विलियम एम्सन। लैंग्वेज एंड पैराडॉक्स पूछे तो बता देना क्लींथ ब्रूक्स। ठीक है, चलिए लैंग्वेज एंड पैराडॉक्स हो गया। कीट्स, इन्होंने कीट्स के ऊपर भी एक वर्क लिखा था, कीट्स सिल्वियन हिस्टोरियन, कीट्स सिल्वियन हिस्टोरियन। इसका सब टाइटल है, सब टाइटल्स आर इंपॉर्टेंट, अलर्ट, हिस्ट्री विदाउट फुटनेस। ठीक है, अब इस टर्म को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, क्या होता है पैराडॉक्स। ठीक है,
पैराडॉक्स, लैंग्वेज एंड पैराडॉक्स इन्होंने बोला ना। पैराडॉक्स होता है जैसे एक लैंग्वेज ऑफ पोएट्री में इन्होंने कहा था ये इनएविटेबल होता है, ठीक है। पैराडॉक्स, इवन क्लीन ब्रूक्स इज द पर्सन हु गेव द टर्म, या इन्होंने एक टर्म दी थी, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेस। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेस ये बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा भी गया है। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेस क्या कहते हैं इसमें, कि पोएट्री को ना हम समराइज नहीं कर सकते, या बहुत बड़ी गलती करोगे अगर, क्योंकि पोएट्री की खूबसूरती तो उनकी पंक्तियों में ही है। वर्ड्सवर्थ ने जब कंपोज किया था वेस्टमिंस्टर ब्रिज में, तो वेस्ट अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज लंदन में, तो उन्होंने नेचर के बारे में बताया था, और कहीं ना कहीं पैराडॉक्सिकल भी है वो। जैसे जब आपका जॉन डन कैननाइजेशन लिखते हैं तो उसमें फिजिकल लव भी और स्पिरिचुअल लव भी है, तो वो पैराडॉक्स है। तो ऐसे पैराडॉक्स को वो कहते हैं, क्लीन बुक्स अप्रिशिएट करते हैं लैंग्वेज एंड पैराडॉक्स में, अप्रिशिएट करते हैं पैराडॉक्स को। पर कहते हैं हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज कर रहे हो अगर आप पोयम को समराइज कर रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये एक तरीके का क्या है, एरर है। जैसे मैथ्यू आर्नल्ड ने दो एरर्स बताया ना, हिस्टोरिकल और पर्सनल फैलेसी, तो इट इज एन एरर, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, क्लीन ब्रुक्स का पी वाई क्यू, एक तो पैराडॉक्स वाला आया है, हेरेसी वाला, ठीक है, हेरेसी और पैराफ्रेज। और क्लीन बुक से क्या पूछा है, इनके बायोग्राफी से भी कुछ पूछा था, कि इन्होंने सर्व किया था कल्चरल अटैच से अमेरिकन एम्बेसी में काम किया था। किसमें किया था, अमेरिकन एम्बेसी इन लंदन। तो अब थोड़ी सी इनके बायोग्राफिकल डिटेल्स भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट, एफ आर लीविस। एफ आर लिविस, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी पर यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे पक्का पक्का। एफ आर लिविस अमेरिकन स्कूल ऑफ न्यू क्रिटिक है, क्या है, अमेरिकन स्कूल ऑफ न्यू क्रिटिक्स है। क्या कहते हैं एफ आर लिविस, कि आपका जो टेक्स्ट है, जो हम कहते हैं ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, कि जो टेक्स्ट है उसमें ट्रेडिशन पास्ट का सेंस होना चाहिए ना, ऐसा कहते हैं ना, ट्रेडिशन शुड नॉट बी द स्लेविश इमिटेशन ऑफ द पास्ट बट ट्रेडिशन शुड बी केप्ट इन माइंड। ये टीएस इलियट की स्टेटमेंट्स है डियर फ्रेंड्स। वैसे आपके एफ आर लीविस के थोड़े से डिफरेंट थॉट्स थे, ठीक है, ऑल्दो ये अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म में ही आते हैं, पर ये कहते थे कहीं ना कहीं आप टेक्स्ट को आइसोलेट नहीं कर सकते, थोड़े से इनके डिफरेंट थॉट्स हैं। पर न्यू क्रिटिसिज्म पूरा ओवरऑल यही कहता है। एफ आर लिविस क्या कहते थे, आप आइसोलेट करके नहीं पढ़ सकते, कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशन पास्ट से उसका ना रिफ्लेक्शन दिख ही जाता है। तो इस मामले में ये टीएस इलियट के ट्रेडिशन वाली चीज से कर रहे हैं। एफ आर लीवी से क्वेश्चन कैसे आएंगे डियर फ्रेंड्स, एक इनकी मैगजीन है स्क्रूटनी, यहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे स्क्रूटनी, ठीक है। उसके बाद स्क्रूटनी इन्होंने, इनकी मैरिज हुई थी क्यूडी रोथ के साथ, तो दोनों ने स्क्रूटनी, ठीक है, फाउंड करी थी। स्क्रूटनी ये मैगजीन है, याद रखना, एफ आर लीविस एंड क्यूडी रोथ। इसके बाद इनका जो वर्क आपको याद रखने डियर फ्रेंड्स, एफ आर लीविस का द ग्रेट ट्रेडिशन, क्या याद रखोगे, द ग्रेट ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन में फोर ग्रेट नॉवेलिस्ट को, इंग्लिश नॉवेलिस्ट की तारीफ करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, कैसे याद रखोगे, जे जे जी एच, ठीक है। जे से जेन ऑस्टन, जे से जोसेफ कॉनरेड, जी से जॉर्ज इलियट, जिनका ओरिजिनल क्या नेम था, मैरी एन एवांस, और एच से हेनरी जेम्स। मुझे चारों कमेंट सेक्शन में बता दोगे, जे जे जी एच, ठीक है। जे से जेन ऑस्टन, जे से जोसेफ कॉनरेड, जी से जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स, ठीक है।
तो आपके 3J हो गए ना, 3J और एच। जे मतलब हेनरी, जे यहाँ पे जेम्स भी है, ठीक है। जेम्स, जोसेफ कॉनरेड, जेन ऑस्टन और जॉर्ज इलियट। फिर उसके बाद आपको कौन सा वर्क याद रखना है? अच्छा, एक चीज याद रखना, जब ग्रेट ट्रेडिशन, ये कहते हैं कि राइटर्स को ग्रेट ट्रेडिशन फॉलो करनी चाहिए, जैसे इन 4 राइटर ने किए, लेकिन इन राइटर को पढ़ते वक्त इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया 2 को, शार्लेट ब्रॉन्टे एंड एंथनी ट्रोलो। ये कहते हैं टेक्स्ट को जो है कंपेयर करके देखो, जैसे ये बिल्कुल वैसा है आपका, जैसे आर्नोल्ड ने टचस्टोन मेथड दिया था। टचस्टोन मेथड में वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? उसमें कौन कौन से थे? चौसर, मिल्टन, शेक्सपियर, डांटे। कैसे हमने याद किया था? SDMH, SDM का घर, ठीक है। तो एस से क्या था? शेक्सपियर, डी से डांटे, एम से मिल्टन और एच से होमर है, ना कि हॉरेस। ये मेरे से गलती हो गई थी। तो होमर, ठीक है। SDM का घर, होम। तो ये मैथ, सॉरी, मैथ्यू आर्नल्ड का टचस्टोन मेथड है, जिसमें इन्होंने कहा था। तो ये वैसे ही आपके FR लिविस कह रहे हैं कि ग्रेट ट्रेडिशन में आपकी ये 4 राइटर्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, और शार्लेट ब्रॉन्टे और एंथनी ट्रॉलोप को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था। PYQ क्या आया था? ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब क्या है? इनका कहना था ग्रेट ट्रेडिशन मतलब मॉरल पर्पस को फॉलो करना। किसको फॉलो करना? मॉरल पर्पस को। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? इसके बाद एक वर्क, विमसेट एंड बर्ड्सली का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम UGC नेट परस्पेक्टिव। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वर्बल आइकन इन्होंने दिया था, वर्बल आइकन। इनका पूरा नाम है विलियम के विंसेट, ठीक है। क्या बोला था? वर्बल आइकन, स्टडीज इन अ मीनिंग ऑफ पोइट्री, इसका सबटाइटल है स्टडीज इन अ मीनिंग ऑफ पोइट्री। क्वेश्चन आएगा UGC नेट में, कौन सी 2 फैलेसीज की बात करते हैं विमसेट एंड बर्ड्सले? तो बता दोगे कौन सी 2 की बात करते हैं? यस, वेरी गुड। बात करते हैं इंटेंशनल फैलेसी की। देखो, बातें वही हैं, बस नाम अलग अलग है। क्या कहते हैं कि और हमारी इंटेंशन नहीं, और ना ही अफेक्टिव फैलेसी। नहीं नहीं, यहाँ पे हमारी नहीं इंटेंशन, यहाँ पे ऑथर की इंटेंशन हमको ध्यान में नहीं रखना। और अफेक्टिव मतलब ये रीडर के इमोशन, जहां भी अफेक्टिव आ जाए तो इमोशंस, रीडर के इमोशंस नहीं आने चाहिए टेक्स्ट को पढ़ते वक्त। और और ऑथर की इंटेंशन ही ध्यान देनी। जैसे मैथ्यू आर्नल्ड ने कौन सी फैलेसीज दी? वेरी गुड, हिस्टोरिकल फैलेसी और पर्सनल फैलेसी। वैसे ही कौन से वर्क में दी? रोल ऑफ अ क्रिटिक ने। वैसे ही विलियम के वैमसेट और बिट्सले क्या कहते हैं? इंटेंशनल फैलेसी, टेक्स्ट को पढ़ते वक्त आप ऑथर की इंटेंशन ना देखो, और ना ही अफेक्टिव फैलेसी, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ना ही इमोशंस। देखो आप टेक्स्ट को पढ़ते वक्त किसने दी? विलियम के विमसेट एंड बर्ड्सले। ठीक है, इतना हो गया क्लियर, यहाँ से पूछेंगे UGC नेट में। उसके बाद हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर एंड करेंगे, ठीक है। RP ब्लैकमोर को पढ़ लेते हैं। RP ब्लैकमोर के वर्क हैं अ क्रिटिक्स जॉब ऑफ वर्क। क्वेश्चन आ सकता है किसने लिखा क्रिटिक्स जॉब ऑफ वर्क? RP ब्लैकमोर। क्या आप इंट्यूशंस को देखो, है ना। देन उसके बाद ये आपको याद रखना है, क्रिटिक्स जॉब ऑफ वर्क। और इन्होंने ना ये कहा था कि आप ना बैलेंस करके चलो चीजों को, लाइक आप क्वेश्चन मत करो मिडल में, ठीक है। तो आर्ट फॉर सम काइंड, आपके अच्छे से अटेंशन और केयर से पढ़ो किसी भी लिटरेचर को, वही क्लोज रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट, ये क्रिटिक का काम होना चाहिए। तो आप अभी के लिए तो इतना ही ध्यान रखेंगे, बाकी जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क होंगे मैं वो पिन कर दूंगी, ठीक है। फिर एलन टेट को देख लेते हैं। एलन टेट ने 2 काइंड्स ऑफ मीनिंग बताए थे, 2 यूजेस ऑफ लैंग्वेज किसने बताई थी? आई रिचर्ड्स ने। फर्स्ट इज साइंटिफिक, नेक्स्ट इज इमोटिव।
मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या बताया? हिस्टोरिकल फैलेसी, पर्सनल फैलेसी। विमसेट एंड बर्ड्सले ने क्या बताया? अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी। ठीक है। एलन टेट ने क्या बताया? टू काइंड्स ऑफ मीनिंग। इनके अकॉर्डिंग दो काइंड्स ऑफ मीनिंग, एक तो डिनोटेटिव। डिनोटेटिव होता है लिटरल मीनिंग। क्या होता है? लिटरल मीनिंग, जो जैसा है वैसे ही बता रहा है। कॉनोटेटिव होता है डेप्थ वाला मीनिंग, हिडन मीनिंग। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे रात को नींद नहीं आई, तो ये लिटरल मीनिंग है। मुझे रात को नींद नहीं आई, इससे आप क्या हिडन मीनिंग निकाल सकते हो, है ना? और भी क्या पता, मैं पढ़ाई कर रही थी, है ना, मेरी लाइफ में बहुत ट्रबल्स चल रही है, इसी वजह से मैं सो नहीं पाई। तो दीज आर द सिंबॉलिक मीनिंग्स यू कैन रेफर। तो टू काइंड्स ऑफ मीनिंग, ये आपका सारा न्यू क्रिटिसिज्म क्लोज रीडिंग की बात करता है। अब किसी को टेक्स्ट पढ़ना है, वो ऐसे ही पढ़ लेगा कि आप तो इन डेप्थ में जा ही ना पाए, है ना, क्रिटिकल एनालिसिस। देन इनका एक वर्क है, एंड कर रहे हैं बस क्लास को, थोड़ा सा और पेशेंस, ठीक है? नेट में बहुत पेशेंस चाहिए। मैन ऑफ, यस, मैन ऑफ लेटर्स इन मॉडर्न वर्ड एक इनका है। ये कहते हैं दो तरह की टेंशन होती है पोएट्री में, ठीक है? एक तो आप याद रखोगे मैन ऑफ लेटर्स इन मॉडर्न वर्ड, मॉडर्न पोएट्री करके अगर आ जाए तो क्लीन द ब्रूक्स का है। लैंग्वेज एंड पैराडॉक्स आ जाए तो क्लीन द ब्रूक्स का है। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेस आ जाए तो क्लीन द ब्रूक्स का है, ठीक है? टेंशन अगर पूछे पोएट्री में, तो एक तो होती है इंटेंशन, एक होती है एक्सटेंशन। अब ये होती क्या है? ये बिल्कुल वही है। इंटेंशन होता है कॉनोटेटिव मीनिंग। क्या होता है? कॉनोटेटिव, हिडन मीनिंग। ऐसे याद रखो ना, जो मेरे अंदर है, जो इन है, इन क्या है? हिडन मीनिंग है। इन क्या है बच्चों? हिडन मीनिंग है। और एक्सटेंशन क्या होता है? बाहर, डिनोटेटिव, लिटरल मीनिंग, कोई चीज कैसी है, ठीक है, दैट इज डिनोटेटिव। ठीक है। जैसे आपका टू हिज कोई मिस्ट्रेस की अगर हम बात करें, एक्सटेंशन से वो क्या लगेगा? बड़ा इमोरल बिहेवियर दिखाया अब्राहम काउली ने। पर अगर इंटेंशन पे जाए तो कार्पे डीम, हिडन मीनिंग, है ना, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। तो आपको इंटेंशन और एक्सटेंशन याद रखना है, ये एलन टेट का है, ठीक है? आज के लिए इतना बहुत है या आगे करवा दूं? जॉन क्रो रैंसम। चलो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ बस। ये एडिटर हैं कैनियन रिव्यू के। ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म से जुड़े हैं। ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म होता क्या, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रिसर्च करके। फाउंडिंग मेंबर रहे हैं फ्यूजिटिव्स के। फ्यूजिटिव क्या थी? एक मैगजीन थी, ठीक है? फ्यूजिटिव अगर पूछे किससे रिलेटेड है तो बता देना जॉन को रैंसम। इन्होंने ही सबसे पहले पहले तो जे स्पिंगर ने दी थी, पर न्यू क्रिटिसिज्म इन्होंने बुक लिखी थी। पोएट्री या नोट ऑन ऑन्टोलॉजी है, ये वर्क पूछ सकते हैं किसका है? A note on ontology. ऑल राइट, थ्री काइंड्स ऑफ ये पोएम बताते हैं। पी पीएम, इसको ऐसा रखो, पीपीएम। क्या बताते हैं? पी से फिजिकल पोएट्री, जो थिंग्स की बात करती है, जिसमें कोई आइडियाज नहीं होते, ऐसी पोएट्री विजुअल पोएट्री होती है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग यही रियल पोएट्री है। यही क्या है? यस, यही क्या है बताओ सारे? रियल पोएट्री है। ये किसकी बात कर रही है? थिंग्स की बात कर रही है। फिर एक पोएट्री होती है पी से प्लेटोनिक पोएट्री। यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट्स है ही नहीं। प्लेटो तो क्या कहते थे? थॉट्स ही ओरिजिनल है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आइडियाज की बात कर रही है। फिजिकल इज टॉकिंग अबाउट थिंग्स, प्लेटोनिक इज टॉकिंग अबाउट आइडियाज। जैसे जॉन कीट्स का क्या है? ऑटोग्रेशन। रियल पोएट्री की बात ही नहीं हो रही है। फिर आपका एम से है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती है डियर फ्रेंड्स? जो रीजन और इंटेलेक्ट, रीजन इंटेलेक्ट और मतलब रीजन और इंटेलेक्ट तो एक चीज होगी, विजडम, है ना, और फीलिंग्स, इमोशंस का फ्यूजन है। कंसीट्स इसमें यूज है। कंसीट्स जॉन डन ने यूज किए थे, है ना, मेटाफिजिकल पोएट्री में। और सबसे पहले सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्री टर्म दी थी, ठीक है? तो आपको ये सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए। तो मेटाफिजिकल पोएट्री, इसमें क्या है बताओ? यस, मेटाफिजिकल पोएट्री, इसमें क्या है?
फिजिकल भी है चीजें और प्लेटोनिक भी है। प्लेटोनिक में सिर्फ आइडियाज है और फिजिकल में सिर्फ और सिर्फ थिंग्स है। ठीक है। इसके बाद आपके न्यू एरिस्टोटेलियंस भी आते हैं। क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में, हु आर न्यू एरिस्टोटेलियंस। तो आपको पता होनी चाहिए ये कौन कौन से हैं। शिकागो, इनको कहा जाता है शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स। इसको एक बार देख लेते हैं फिर एंड करेंगे। आर एस क्रेन है, नॉर्मन मैकलिन है। इसका एक बड़ा अच्छा सा निमोनिक बनाएंगे ताकि आपको ये भूले ना। ठीक है, ये सिर्फ फन वे के लिए है निमोनिक। एल्डर ऑनसन है, रिचर्ड मैकोन है। ठीक है। तो क्रेन, मेरे एक फ्रेंड ने ऐसा इसका निमोनिक बनाया था। क्रेन था वहां पे, एक करके ना इनका, क्रेन क्या करता है, क्लीन करता है ना। बड़ा भाई क्लीन करने आया था, बहुत रिच था। रिचर्ड एल्डर मैकलीन एरस क्रेन है ना, न्यू एरिस्टोटेलियंस। ये शिकागो क्रिटिक्स में आते हैं। अभी इसमें और भी नाम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आप पूरे अच्छे से रिसर्च करेंगे डियर फ्रेंड्स। रिसर्च, नेट इज ऑल अबाउट रिसर्च एंड हाउ यू टेक द थिंग्स, है ना। बहुत सारे इसमें आपसे क्वेश्चंस आते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड। न्यू क्रिटिसिज्म किस पे फोकस करता है। आई होप सो कि इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन मिल गया होगा व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म अबाउट। अगली वीडियो में हम अगली थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टे कनेक्टेड।